बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान रियल एस्टेट हिस्ट्री और इसकी ज़रूरत क्यों है और हम क्यों पढ़ना चाहते हैं कि पाकिस्तान की रियल एस्टेट हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है। उसकी वजह यह है कि अगर जब तक हमें अपनी हिस्ट्री का नहीं पता होगा, हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमने आगे जाके क्या करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है कि हमारी पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो 1947 से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है। ऑब्वियसली रियल एस्टेट सेक्टर उससे पहले भी और उसके बाद भी एक पार्ट एंड पार्सल रहा, वो पूरी दुनिया में ऐसे ही निज़ाम है। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉस्पेरिटी पाकिस्तान रियल एस्टेट में शुरू हुई वो समवेयर इन 90s शुरू हुई। उससे पहले 60s में और 70s में, 60s में DHA वगैरह कराची में लॉन्च हुआ, 70s में लाहौर में लाहौर कैंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से सोसाइटीज़ लॉन्च हुई और नॉर्मली जो लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ थी वो डेवलप कर रही थी चीज़ें। लेकिन जो प्राइवेट सोसाइटीज़ का आगाज़ और चीज़ें हैं उनके अगर अरूज की बात करें तो वो बेसिकली आपको मिड 90s में और अर्ली 90s में शुरू होता है, जिसमें पाकिस्तान में एक मेजर जो है वो बूम 94 के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर देखने में आया। 94 के बाद प्रॉपर्टी जो है फिर 3-4 साल के लिए बिल्कुल एक स्लो स्टैग्नेंट पीरियड रहा। फिर 97 में आपको दोबारा एक बड़ा अच्छा प्रोग्रेसिव बूम देखने को मिला और टिल उसके बाद 2001 तक प्रॉपर्टी एक सेक्टर वाज अगेन वेरी साइलेंट। 2000 के अंदर 9/11 के वाक़यात के बाद पाकिस्तानी प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर आपको 2004-05 में एक रिकॉर्ड बूम जो है वो मिला, जिसमें प्राइसेस अनप्रेसिडेंटेड बहुत ज़्यादा ऊपर गई। अब अगर आप इन पिछले 3-4 चीज़ों का वाक़यात का जिक्र करें तो इन तकरीबन एवरी बूम और एवरी जो आप समझें कि हमारा डाउन साइकिल था उसके दरमियान में तकरीबन 4 से 5 साल का वक्फा रहा और उसके बाद जो है प्रॉपर्टी जब ऊपर गई तो अगेन वो 2-3 साल, 1-2 साल जो है प्रॉपर्टी बूम जो है वो कामयाब रहा। 2004-05 के बाद जब ये जो नेक्स्ट बूम हमारा ख़त्म होता है तो उसके बाद 2006, 7, 8, 9, 10, 11 तक 5 साल तकरीबन प्रॉपर्टी रिमेन्ड ऑलमोस्ट साइलेंट। फिर 2012 और 13 के अंदर आपने पाकिस्तानी मार्केट को एक मेजर जो आप लेटेस्ट में अगर मॉडर्न पिछले 30 डिकेड्स की बात करें तो चौथा बड़ा बूम था। 2013 के बाद अगेन प्रॉपर्टी जो है वो स्टेगनेंट रही कुछ अर्सा, बट 2016 में भी आपको एक अच्छा नॉट ओवरऑल बूम नहीं था, नॉट लाइक 2011-12 2012-13, बट ओके आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड देन इन 2016 मार्केट क्रैश ओइंग टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस और वो सर्कमस्टांसेस क्या थे वही हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो हुआ ये प्रॉपर्टी बूम बनने कैसे शुरू हुए। 1980s में जब लेट 80s में डेमोक्रेसी हमारे मुल्क के अंदर आई तो हमारे मुल्क का एक मेजर हिस्सा 80s और 90s में जाके वो इनफॉर्मल इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो गया। इनफॉर्मल इकोनॉमी के अंदर ऑब्वियसली रियल एस्टेट सेक्टर को एक पैसा वाइट करने के लिए एक बहुत बड़ा इसका किरदार बन गया। अगर पाकिस्तान की हम ब्लैक इकोनॉमी और वाइट इकोनॉमी, इनफॉर्मल इकोनॉमी की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 300-325 बिलियन डॉलर की हमारी एज ऑफ नाउ एक जो है डिक्लेयर्ड इकोनॉमी है। हाउएवर जो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी है या जो हमारी ब्लैक इकोनॉमी है उसके स्टैटिस्टिक्स आज तक किसी को नहीं पता एंड हाउ बिग इट इज़। जो कुछ आइडियाज़ हैं उसके मुताबिक ये तकरीबन जो है 200 से लेके 250 बिलियन डॉलर तक हो सकती है। और ये इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलेशंस है, बिकॉज ये इनफॉर्मल है, ब्लैक है, ग्रे है, इसमें सारे हेड्स कवर होते हैं और ये किसी को नहीं पता कि ये कितनी बड़ी है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ ग्रे और ब्लैक। अब ये पैसा वाइट कैसे होता था ये अब आपको बताते हैं। उस वक्त 2 तरीक़ेकार थे आपके पास इजी पैसा वाइट करने के। एक ये था कि एक रेमिटेंस थी कि आप बाहर से रेमिटेंस मंगा लें, और दूसरा ये था कि आप पाकिस्तान के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो डीसी वैल्यूज़ के अगेंस्ट आप ख़रीदते थे और आप उसको बेचने जब जाते थे तो वो एक्चुअल वैल्यू पे करते थे। तो ये जो स्प्रेड था बीच में डीसी वैल्यू का और एक्चुअल वैल्यू का, दैट वाज योर प्रॉफिट, और इसको आप बेसिकली डिक्लेयर प्रॉफिट की मद में करके अपना पैसा वाइट कर लें। लेट्स सपोज के 90s में या इन चीज़ों में जब प्राइसेस बढ़ना शुरू हुई रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, तो ये 1 कनाल का प्लॉट एग्जांपल लेते हैं कि जनाब ये 1 लाख रुपए का था
और इसकी एक्चुअल वैल्यू जो थी वो 10 लाख रुपया थी। तो आप बाई करते हुए 1 लाख रुपए शो कराते थे, और अगर आप प्रॉफिट पे ना भी बेचें और एक्चुअल वैल्यू के ऊपर ही 6 महीने साल के बाद आप बेच दें, तो आप कहते हैं जी मुझे 9 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया और ये 9 लाख रुपया आपका। तो अब आपने जो 10 लाख रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, जिसमें आपने दिखाया सिर्फ 1 लाख था, वो 9 लाख रुपए प्रॉफिट की मद में आके आपने 10 लाख रुपए अपना पूरा वाइट कर लिया, बगैर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई टैक्स दिए या बगैर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किसी किस्म का मतलब लीगल आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट वॉज अ लीगल वे टू डू दिस। अच्छा, इसके बाद आप सब लोगों को पाकिस्तान के हालात वाक़यात पता हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है वो काला धन लोगों ने कमाया और काला धन उन्होंने लगाया और उन्होंने इसके अंदर धड़धड़ इन्वेस्ट किया। जब ये एक साइकिल एक बन गया, तो अब 150-200 बिलियन डॉलर अगर एक मार्केट जो है वो पंप कर रही है एक सेक्टर के अंदर, चले ये तो ज़्यादा हो जाएगा, मैं कहता हूँ 20-30-40 बिलियन डॉलर भी पंप हो रहा और रियल एस्टेट सेक्टर में ऑटोमेटिकली जो प्लॉट की प्राइसेस थी वो बढ़ना शुरू होगी, जो हमारी एक्चुअल इकोनॉमी के अगेंस्ट, क्योंकि एक्चुअल इकोनॉमी जो थी वो छोटी थी, बट बिकॉज इसमें ब्लैक मनी जा रहा था तो वो इस वजह से वो अकाउंट फॉर नहीं हो रहा था। तो इस वजह से उसको अगर कंपैरेटिव देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी से इस रियल एस्टेट प्राइसेस का जो नाता था वो टूट जाता था, यानी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाती थी फ्रॉम द एक्चुअल इकोनॉमी, जो इकोनॉमिकल स्टैट्स थे। तो जितने भी हमारे बूम्स के बाद डिप्रेशंस आए, उनका जो मेजर रीज़न था वहाँ पर वही हुआ कि हाई प्राइस प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा महंगी होगी कि उसके लिए एक्चुअल ख़रीदार नहीं थे, तो प्रॉपर्टी जो है उसने करेक्शन ली और वो वापस आई। इसमें 2 स्टैटिस्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है देखने वाले। एक ये है कि जब भी ये प्राइसेस ऊपर जाती हैं और उसके बाद जब करेक्शन आती है, तो उसमें जो मैच्योर प्रॉपर्टी होती है उसमें मैक्सिमम भी आपको जो है वो 10% तक भी, बहुत ज़्यादा भी अगर आपको मिले, 10% की करेक्शन भी नहीं है वैसे तो, लेकिन जो आप करेंगे हाफ मैच्योर प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह फेज 6 वगैरह होता था ये, तो उसमें 10% हो जाता है, लेकिन जो मैच्योर प्रॉपर्टीज थी उनमें कोई करेक्शन नहीं आती थी। लेकिन जो करेक्शन आती थी वो आती थी उन प्रॉपर्टीज़ के अंदर जिनके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, यानी जिनके अंदर प्रॉपर्टीज़ प्लॉट की खरीदो फरोख्त चल रही थी और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, ईदर टू मेक कि आप अपना पैसा जो है वो वाइट कर रहे थे, या आप इस ख्याल से उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे कि ठीक है यहाँ पे चूंकि प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ेंगी तो हम इसमें इन्वेस्ट करें। अब इस वजह से पाकिस्तान की मार्केट पिछले 2 डिकेड से, स्पेशली 2004-05 के बाद से बहुत ज़्यादा इस वजह से जो है वो डिपेंडेंट होती गई प्लॉट इन्वेस्टमेंट में और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग में, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे देखा कि यार यहाँ पे तो आप लगाते हैं पैसा, 2002-03 में से इन्वेस्ट किया, उसने 2004-05 में पैसा अपना डबल ट्रिपल कर लिया, तो यार ये तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, विदाउट रियलाइजिंग कि ये सारा एक स्पेकुलेटिव बबल बनता था, और वो स्पेकुलेटिव बबल अल्टीमेटली जैसे ही बबल बस होता था तो प्रॉपर्टी प्राइसेस दोबारा अपने रिवर्स और अपनी एक्चुअल जनरल प्राइसेस के ऊपर आ जाती थी। ये सिलसिला जो है ये उसके बाद 2004-05 के बाद जो है ये 2012-13 में भी देखने को आया है, 2016 में भी देखने को आया है, और आज फिर एक बार और अगर हम पिछली 4-5 डिकेड्स की बात करें तो 94, 97, 2004, 5, 2011, 12, 2016 और 2020-21 ये 6 बन गए। तो ये तकरीबन 6 बूम्स, ये छठा बूम हम इस वक्त देख रहे हैं जो अपवर्ड ट्रेंड साइकिल है। अब इसके इफेक्ट्स क्या हो? इसके इफेक्ट्स ये हुए कि जब जाहिर बात है लोगों ने ये देखा कि यार यहाँ पे तो प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए बहुत ज़्यादा बायर्स मौजूद हैं, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोसाइटीज़ डेवलप करनी शुरू कर दी। अब जब सोसाइटी डेवलप करनी शुरू की, ऑब्वियसली इनिशियल जो सोसाइटीज़ थी उसमें लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हुई क्योंकि नई सोसाइटीज़ थी, प्लॉट्स इतने ज़्यादा नहीं थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सैचुरेशन जो है वो होती गई, यानी प्लॉट्स ज़्यादा होते गए हैं, और जो उसके बायर्स थे, क्योंकि वो आपकी इकोनॉमी इतने 2 सालों 20 सालों में 25 सालों में उस तरह से ग्रो नहीं की जिस तरह करनी चाहिए थी, तो ये एक लेवल ऑफ सैचुरेशन पे हम पहुंच गए। तो फॉर एग्जांपल इसके अक्सर का हम मिसाल देते हैं कि जो एक रिसर्च हुई गवर्नमेंट की 2015-16 में, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो 0.3% लोग हैं ऑफ आवर टॉप एलीट, उनके पास 9% रियल एस्टेट एसेट्स की अवेलेबिलिटी है। उसके बाद जो हमारे पास मिडिल क्लास है
वो रफली 1% है, और उसके पास जो है वो तकरीबन 14% के करीब रियल स्टेट एसेट्स की अवेलेबिलिटी है। सो ये स्टैटिस्टिक्स बड़े स्टैगरिंग। इसका मतलब ये है कि ज़ाहिर ये बात है, एक बंदे ने 10-10 घरों में तो रहना नहीं, तो उनकी अपनी ज़रूरियात तो पूरी हो रही हैं, लेकिन जितने भी नए डेवलपर्स आ रहे थे वो टेक्निकली जो है वो हायर अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को डील कर रहे थे। और हमारी वाइल ये सब कुछ हो रहा था तो हमारी लो मिडिल क्लास, लोअर क्लास और एक्सट्रीमली पुअर क्लास के अंदर जो है वो शॉर्टेज डेवलप होना शुरू होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी प्राइसेस एक साइड पे चढ़ना शुरू होगी और ज़मीन की कीमतें ज़्यादा होगी। अब ज़मीन की कीमतें जिस तरह से ज़्यादा हो रही थी तो वो इन्वेस्टर ओरिएंटेड प्रॉपर्टी बाइंग हो रही थी, लाख लाख प्लॉट खाली पड़ा है, हज़ारों की तादाद में प्लॉट खाली पड़ा है, लेकिन प्लॉट बनते जा रहे हैं, बिकते भी जा रहे हैं और उनकी प्राइसेस भी ऊपर जा रही हैं। तो क्या हुआ कि इस सारे इशू की वजह से जो हमारा लोअर इनकम क्लास थी वो प्रॉपर्टी ख़रीदने से वो दूर से दूर होते चले गए। इस सारी चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक और इन लोगों की एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश हुई जो गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट ने उसके ऊपर स्टडी किया और फिर 2016 में जो 2001 का बिल था वो अमेंड किया गया और उनको कहा गया कि जी कि अब हम प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर हम जो है इसको वाइट मनी की तरफ लेके जाएंगे। उसमें पहला जो स्टेप किया गया वो ये किया गया था कि जी कि आपने पाकिस्तान की प्रॉपर्टी मार्केट को जो है जिस डीसी वैल्यू को, जो एक्चुअल गेम थी जहाँ पे एक्चुअल सब कुछ होता नहीं, डीसी वैल्यूज़ जो थी वो तकरीबन 10% भी नहीं थी फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो उन्होंने डीसी वैल्यूज़ को आहिस्ता आहिस्ता रेस करना शुरू कर दिया और यही वजह से जो है ये 2017 के बाद से आपने देखा कि प्रॉपर्टी वैल्यूज़ कम हुई, क्योंकि जिस तरह आपकी डीसी वैल्यू बढ़ रही थी, आपकी एक्चुअल वैल्यू के करीब जा रही थी, उस तरह से उसके अंदर इनफॉर्मल पैसा कह दें, ब्लैक मनी कह दें, जो भी कह दें, उसकी इन्वॉल्वमेंट कम होती जा रही थी। और जब वो कम होती जा रही थी, जब उस इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट इसमें से ख़त्म होता जा रहा था तो वो ऑटोमेटिकली इसमें से बाहर निकला था और प्रॉपर्टी प्राइसेस नीचे जाना शुरू। हाउएवर ये सही है या ये गलत हुआ, ये फैसला करने हम नहीं बैठे, हम एक्चुअल सिर्फ ये करने के लिए बैठे हैं कि जी कि ये गवर्नमेंट का एक्चुअल स्टैंस था जिसके ऊपर ये काम किया गया, जिसने प्रॉपर्टी मार्केट को, इसके बाद रियल एस्टेट एजेंट्स ने, लोगों ने काफ़ी इसके ऊपर ववेला भी मचाया, चीज़ें भी हुई, गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ्स भी दिए बीच में। बट द पॉइंट इज़ जिसको मैक्रो लेवल के ऊपर आपने अंडरस्टैंड करना है कि हम इस वक्त बहुत सारे प्रेशर्स में हैं इंटरनेशनल। हम FATF की तरफ से प्रेशर में, हम IMF की तरफ से प्रेशर में हैं। हमें अल्टीमेटली अपनी ब्लैक ग्रे इकोनॉमी को रिड्यूस करना है। हम अगर उनको रिड्यूस नहीं करते हैं एज ऑफ टुडे तो ये IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रेशर्स हमारे ऊपर इतने ज़्यादा हैं कि हम सस्टेन या दुनिया में एक अच्छे और बेहतरीन मुल्क बन के नहीं उभर सकते। अब कब तक हम उनका प्रेशर बर्दाश्त करते हैं आप लोगों को भी पता है कि बिल्कुल हम कर रहे थे, बट फॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों के लिए फॉर्चुनेट है कि ये जो है रियल एस्टेट के लिए स्पेशली ये जो दुनिया के अंदर बीमारी है तो पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर चढ़ना शुरू हो गया। उसकी वजह ये थी कि गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे एक एमनेस्टी स्कीम निकाली। उस एमनेस्टी स्कीम में भी अगर आप देखें तो बेसिकली सिर्फ कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सेक्टर्स को एक टाइम ओरिएंटेड लिमिट दी गई है। ये कोई हमेशा के लिए नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी कि ये साइकिल जो है ये चलता रहेगा और रियल एस्टेट ऊपर जा रही है, हाँ, अगर ये गवर्नमेंट अपना इस फैसले को बरकरार रख सके फ्यूचर में जाके तो बिल्कुल रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो अपना एक बूम की तरफ रहेगा। लेकिन जो हालात वाक़यात मैंने आपको बताया, जो इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, उसमें ये लगता नहीं है कि ये हो सकेगा और कुछ अरसे के बाद गवर्नमेंट को अपने इन फैसलों को वापस लेना पड़ेगा, या जब ये एमनेस्टी स्कीम्स या रिलीफ पैकेजेस ख़त्म होंगे तो गवर्नमेंट जो है वो दोबारा से वही पॉलिसीज़ जो 2016, 17, 18, 19 के अंदर इम्प्लीमेंट करने जा रही थी उन पॉलिसीज़ को दोबारा से इम्प्लीमेंट करेगी। दैट मीन्स कि अल्टीमेटली इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स जब हमें कोविड से बाहर निकलते हैं, यू विल सी कि जनाब आपके DC रेट्स विल प्रॉबली कोप अप विद योर एक्चुअल वैल्यूज़। उसमें गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहे हों या ना मिल रहे हों, दैट वो इतना मैटर नहीं करेगा। द थिंग विच मैटर्स करती है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है, जो भी बंदा ये पैसा दे रहा है वाइट होगा और ये पैसा भी सारा
उतना ही 100% वाइट होगा। तो यहाँ पे भी 100% पे करोगे, यहाँ पे 100। सारी बात है, डीसी वैल्यूज़ कभी भी एग्जैक्ट मार्केट रेट नहीं हो सकते, लेकिन अगर ये 78% तक भी ले जाते हैं डीसी वैल्यूज़ को, तो रियल एस्टेट विल नॉट बी कोई बहुत अट्रैक्टिव एरिया फॉर दीज इन्वेस्टर्स के वो इसके अंदर इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब ये सैलाब आता है, वो जिस तरह वो कहते हैं सुनामी आती है, तो उसमें हर जानवर बीच में आ जाता है, सांप भी आ जाते हैं, बिच्छू भी आ जाते हैं, मछलियाँ भी आ जाती हैं। तो जब ये रियल एस्टेट सेक्टर का साइकिल पहिया चलता था, तो उस पहिए के अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रे मनी, ब्लैक मनी नहीं आती थी, उसमें फिर बेचारे एक्सपर्ट्स के पैसे भी आते थे, और फिर उसके बाद जो है वो इसी तरह से क्या कहते हैं, जिनके वाइट मनी जो पाकिस्तान के अंदर बैठे कमा रहे हैं, उनका पैसा भी आता था। तो वो एक कम्युलेटिव इफेक्ट रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर होता था। और ये स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग का साइकिल जो है, ये अगर आप देखें बार बार इसको रेपिटेटिवली आप देखें, तो यू विल रियलाइज़ के इसके अंदर जो पैसा बनाया, जिस तरह हम बहुत अरसे कहते रहे, हर बंदे ने नहीं बनाया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा पैसा बनाया वो बेसिकली उन्हीं लोगों ने बनाया जिन्होंने इसके अंदर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की, या जिन्होंने अपना पैसा ब्लैक से वाइट किया, तो उन्होंने इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स और गेन्स जो हैं वो हासिल किए। सो गाइस, ये थोड़ी सी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था पाकिस्तान रियल एस्टेट का। आई होप दैट हेल्प्स यू गाइस, और यहाँ से शायद हम कुछ अंदाज़ा भी लगा सकें कि आगे चल के पाकिस्तान रियल एस्टेट सेक्टर हम किस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड क्या किन वजूहात की बिना पे जो है वो इमलाक या हम लोग जो हैं, हम एक डिफरेंट साइड ऑफ मार्केट जो है उसकी तरफ हम चल पड़े हैं, जहाँ पर हम इस फ्यूचर के इस तरह की हुकूमती किसी भी प्रेशर की वजह से या किसी भी वजह की वजह से हम अपने इन्वेस्टमेंट्स, अपने क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट्स को हम सिक्योर तरीके से हैंडल कर सकें, ताकि वो रियल एस्टेट के अंदर रहते हुए स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कमाएं भी, और उसके बावजूद उनको इस तरह की किसी भी नेगेटिव पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट उनकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफ़िज़।